हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के हिंदी का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें बोला गया है सुलेख लेखन और रचनात्मक लेखन से संबंधित कार्य। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को सुंदर करके लिखो। तो ये जो आपको यहाँ पर मतलब कि ये जो लाइंस दिए गए हैं ना, इनको आपने जो बेसिकली जो है ये दोहे हैं, ठीक है, तो इनको जो है वो आपने सुंदर करके लिखना है। ठीक है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और दूसरा है, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। दूसरा है बेटा, दिए गए अक्षरांकन के नमूनों के अनुसार दिए गए शब्दों को अक्षरांकन यानी कि कैलीग्राफी विधि से आपने लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली इस पार्ट में कैलीग्राफी यानी कि सजावटी अक्षरों के रूप में आपने जन्माष्टमी और धन्यवाद लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप स्केच पेन, ब्रश पेन या रंगीन पेन का जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ पर आपको रक्षाबंधन लिख के दिखाया गया है, गुरु पूर्णिमा लिखकर दिखाया गया है ना। इन शब्दों को लिखते समय ना आप अक्षरों को थोड़ा सा ना घुमावदार बना सकते हैं और जो मुख्य मात्राओं को किसी अलग रंग से सजा सकते हैं ताकि वो देखने में आकर्षक लगे। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित दिए गए प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी पर सुंदर और स्पष्ट लिखावट में लिखें और याद भी करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर है बेसिकली ये, जिनको आपने याद भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही थी? तो आंसर है, पहला आंसर है सच्चे न्याय के लिए पंच परमेश्वर की जय जयकार हो रही थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की? तो आंसर है बेटा कि बूढ़ी खाला ने पंचों से विनती की कि उसे ढंग का खाना और कपड़ा दिलवाया जाए, नहीं तो उसका महीनावार खर्च बांध दिया जाए, जिससे कि वह अपना अच्छा गुजर बसर कर सके। अगला क्वेश्चन है, सरपंच बनने पर भी जुम्मन शेख अपना बदला क्यों नहीं ले सका? तो आंसर है बेटा तीसरा कि सरपंच के स्थान पर बैठने से जुम्मन शेख के मन में कोई मैल नहीं रहा, उसकी वाणी भी सच का साथ देने लगी, इसलिए उसने अलगू चौधरी के हक में फैसला सुनाया और वह अपना बदला नहीं ले सका। अगला क्वेश्चन है, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है। इसका अभिप्राय ये है कि दोनों मित्रों के मन से वैर खत्म हो गया और वे एक दूसरे के दोबारा मित्र बन गए। अगला क्वेश्चन देखो, पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है? तो आंसर है कि पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती है और उनका हल भी मानव अपनी बुद्धि से करता है। पंचों में परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते समय मित्र या दुश्मन नहीं देखा जाता, ना ही अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। यही पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखो, अलगू, जुम्मन और खाला में से आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? ठीक है, तो आंसर है अलगू, जुम्मन और खाला में से मुझे अलगू चौधरी का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वह जुम्मन शेख का परम मित्र था, परंतु फिर भी पंचायत में उसने पक्षपात नहीं किया और बूढ़ी खाला के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि सच उसके साथ था। वह जानता था कि जुम्मन शेख गलत है, उसने स्वार्थवश अपने मित्र का साथ नहीं दिया, अपितु न्याय किया। उसके बाद भी जब उसका बैल समझू साहू ने खरीद लिया तो उसने कई दिनों तक पैसे की मांग नहीं की और अंत में भी वह अपने मित्र से नाराज नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर है आंसर नंबर 7। कहानी में आशुतोष एक प्रमुख पात्र है, सारी कहानी उसी के चारों ओर घूमती है। आशुतोष के चरित्र के माध्यम से ही बाल मनोविज्ञान को उजागर किया गया है। हठी बालक,
आशुतोष अपनी बहन को पाजेब मिलने पर स्वयं भी साइकिल लेने का हट करता है। बहन के प्रति लगाव, बहन को पाजेब पहने देखकर वह बहुत खुश होता है। आसपास पाजेब दिखाने पर वह गौरव महसूस करता है। इसके बाद है व्यक्तिगत रुचि। आशुतोष क्योंकि एक बालक के चरित्र को दर्शाता है, इसलिए उसे भी बच्चों की तरह पतंग उड़ाने व साइकिल चलाने का शौक है। उद्दंड स्वभाव, कहानी में जब आशुतोष के माता पिता उसे मारते पीटते हैं तो वह अपराध न होने पर भी छुन्नू का नाम ले लेता है और इस तरह आशुतोष उद्दंड स्वभाव का भी दिखाई देता है। आशुतोष का चरित्र पूर्ण रूप से बाल मनोविज्ञान से प्रभावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रेम से अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये जो है वो 8th क्वेश्चन था। इस वाक्य का आशय है कि अपराध वृत्ति को दबाने के लिए दंड का सहारा उचित नहीं। दंड व्यक्ति को उद्दंड बनाने का काम करता है, उसमें जिद्दीपन आ जाता है। प्यार से व्यक्ति दूसरे के दिल को पिघला उसके अंदर की बातों को जान लेता है तथा उसकी अपराध वृत्ति को अपने प्यार से जीत लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि आशुतोष के माता पिता ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के आशुतोष के प्रति जो व्यवहार किया, ठीक है, उससे अपने शब्दों में आपने लिखना है। तो 9th आंसर है आशुतोष के माता पिता ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उन्होंने तो यह तक भी सोचने की कोशिश नहीं की कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। सबसे पहले आशुतोष के पिता ने उस पर चोरी करने का शक किया। आशुतोष की मां ने भी उसे धमकाया और मारा पीटा। आशुतोष बुरी तरह से डरा हुआ था, उसे कोठरी में बंद किया गया। अंत में बुआ जब कथाकार पाजेब देती है, आशुतोष के पिता कथाकार भयभीत भाव से देख रहे थे, जैसे सामने बिच्छू हो। ठीक है, तो ये सब बातें दर्शाती है कि आशुतोष के माता पिता ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के आशुतोष के प्रति जो व्यवहार किया बिल्कुल अनुचित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, साहसी व्यक्ति के 5 गुण लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहला है साहसी व्यक्ति विपत्ति के आने पर घबराता नहीं बल्कि साहस से उस विपत्ति को हराने के लिए आगे आता है। अगला पॉइंट है वह हमेशा असफलताओं से सीखकर दोबारा सफल होने का प्रयास करता है। साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगला पॉइंट है बेटा कि साहसी व्यक्ति ना तो अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी के उद्देश्य से करता है और ना ही अपने चाल को पड़ोस की चाल को देखकर मध्यम बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है साहसी व्यक्ति हमेशा यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखो, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वो तो मोती लेकर बाहर आएंगे। ठीक है, तो इसका जो है वो इसकी व्याख्या करनी है। तो ये आंसर जो है वो हम कर रहे हैं आंसर नंबर 11। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति इस डर से पानी के पास नहीं जाता कि कहीं उसके पैर न भीग जाएं, अर्थात जो जीवन में असफलता या कष्टों से डर से कोई नया या साहसिक कार्य शुरू नहीं करता, ऐसे ही कायर और डरपोक लोगों के लिए जीवन रूपी समुद्र में डूबने यानी कि पूरी तरह से असफल होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। डरपोक व्यक्ति बिना संघर्ष किए ही परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है। इसके विपरीत जिन लोगों को लहरों से टकराने और पानी में तैरने का अभ्यास होता है, अर्थात जो जीवन की कठिन से कठिन मुश्किलों और चुनौतियों का सामना हंसते हंसते करते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। ऐसे साहसी और हिम्मती लोग समुद्र की गहराइयों को चीरकर सफलता रूपी मोती लेकर ही बाहर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है हमारे पास कि शहीद मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आंसर देखो यहाँ पर आंसर नंबर 12 है मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे। देशभक्ति के कारण ही उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर देश सेवा के लिए कार्य किया। लंदन जाकर वहां पर कई देशभक्त नेताओं के संपर्क में आए।
वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा भी मदन लाल ढींगरा की देशभक्ति से प्रभावित हुए। वे अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने। वे अंग्रेजों से नफरत करते थे। उन्होंने कई देशभक्तों की शहीदी का बदला लेने के लिए करजन वायली को मारा। मदन लाल ढींगरा ने बंग भंग आंदोलन के समय भी लंदन की गलियों को वंदे मातरम से गुंजा दिया। वे अपनी कमीज के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाजारों में घुमा करते थे। वह कहते थे कि दुनिया के हर नागरिक को अपनी मातृभूमि स्वतंत्र कराने का अधिकार है। अंग्रेजों को कोई हक नहीं है कि वे बिना किसी कारण भारतीयों को गुलाम बनाकर रखें। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कि नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है। ठीक है, तो आंसर है बेटा कि शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला होती है। जिस शहादत को समाज में ख्याति तथा जिस बलिदान को अधिक प्रसिद्धि मिल जाती है वह समाज की आधारशिला नहीं होती। वह तो केवल मात्र इमारत का कंगूरा तथा मंदिर के कलश के बनने के समान हो सकती है, वह नींव की ईंट नहीं होती। वास्तव में समाज की आधारशिला वही लोग बनते हैं जो चुपचाप और गोपनीय तौर पर अपना बलिदान और त्याग कर लेते हैं और जिनको कोई नहीं जानता। अगला क्वेश्चन देखो कि आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ क्यों मची हुई है। तो आंसर है बेटा कि आजकल के नौजवानों में कंगूरे बनने की होड़ होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कंगूरे बनने की होड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि उनमें नींव की ईंट बनने की इच्छा नहीं है। उनमें देशभक्ति, बलिदान तथा त्याग की कामना खो गई है। वे केवल बाहरी दिखावे के प्रतीक बनना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आज देश को कैसे नौजवानों की जरूरत है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो आंसर है कि आज देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने देश पर चुपचाप अपना बलिदान एवं त्याग कर दे, जो एक नई प्रेरणा से प्रेरित हो, उनमें एक नई चेतना का भाव हो, जिन्हें किसी की शाबाशी की जरूरत ना हो, जिनमें ना तो कंगूरा बनने की इच्छा हो और ना कलश कहलाने की इच्छा हो, वे सभी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से बिल्कुल दूर हो। इसके बाद देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि पाठ्यक्रम की लिखित दोहराई करें और पाठ्यक्रम के सप्रसंग व्याख्या की और संबंधित अभ्यास की नियमित रूप से दोहराई करते रहें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको अपने सिलेबस यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको लिखकर याद करना है या कह सकते हो रिवाइज करना है। ठीक है, तो करोगे कैसे आप, जो भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं ना आपको उनमें से सप्रसंग व्याख्या जैसे कि कविताओं या कहानियों के अर्थ है ना और उनके संदर्भ जो है वो लिखना, क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उसे अपनी रफ या होमवर्क नोटबुक में लिखकर लगातार प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन आंसर जो है वो याद करने हैं, सप्रसंग व्याख्या याद करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम अनुसार कम से कम 2 चार्ट और 2 मॉडल तैयार करें। ठीक है, तो आपको अपने क्लास के सिलेबस से जुड़े टॉपिक्स पर 2 चार्ट बनाने हैं और 2 वर्किंग या स्टैटिक मॉडल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे कि जो चार्ट बनाएंगे उसमें सबसे पहला आप एक टॉपिक ले सकते हैं। मैं आपको 2 टॉपिक सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे या आप अगर कोई और टॉपिक भी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। उर्दू के उपसर्ग लिख दिया, अर्थ लिख दिया, शब्द रूप। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, साथ में कोई डिजाइन वगैरह बना देना यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा है प्रमुख विराम चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह बनाना है। ठीक, और इसको जो है इस तरीके से जैसे कि जो है नाम क्या है उसका और कौन सा चिन्ह होता है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 2 आपने मॉडल बनाने हैं तो इसके लिए आप थर्माकोल, कार्डबोर्ड या रंगीन पेपर का इस्तेमाल जो है करके कोई मॉडल जैसे कि विलोम शब्द का घूमता हुआ पहिया या पेड़ बचाओ पर कोई मॉडल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसके अलावा जो है आप और जो है विरोधी शब्द का भी आप जो है बना सकते हैं, है ना, मतलब व्हील्स के ऊपर ही जो है वो बना सकते हैं। मॉडल बनाना है ना बेसिकली आपको, तो जो है स्टिकर्स इस तरीके से लगा दें आप लोग एक चार्ट पेपर पे या किसी भी थर्माकोल पे, और उसको जब आप ओपन करोगे
ठीक है। तो सबसे पहला जो मतलब कि पहला वर्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, जब उसको ओपन करोगे तो उसका विरोधी शब्द उसके पीछे होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आधारित गतिविधि के अंतर्गत पौधारोपण करके चित्र साझा कीजिए और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक अनुच्छेद स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखिए। ठीक है। तो देखो इसको क्या करना है आपने यहाँ पर कि आपको ना अपने घर या आसपास एक छोटा सा पौधा जो है वो लगाना है, और पौधा लगाते हुए अपनी एक फोटो खींचकर अपने टीचर या स्कूल ग्रुप के साथ जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अनुभव जो है वो भी इन्होंने हमसे पूछे हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है वो लिख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण और मेरा अनुभव। ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी होने वाली है, तो आपको मैं ये रीड करके नहीं बताऊंगी। ठीक है। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है नशा मुक्ति पर आधारित गतिविधि के अंतर्गत पोस्टर तैयार कीजिए और नशा मुक्ति आधारित एक अनुच्छेद स्वयं के अनुभव के आधार पर आपने लिखना है। ठीक है। तो इसके लिए जो है एक पोस्टर जो है वो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। नशे को कहें ना, नशा जो है वो यहाँ पे बना के उसको क्रॉस किया हुआ है कि इसको हमने जो है वो यूज नहीं करना, और जिंदगी को कहें हाँ। ठीक है। नशा मुक्ति और मेरा अनुभव, तो ये जो लाइन्स यहाँ पे मैंने आपको दी है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखो क्या है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग क्रियाओं से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योग अभ्यास करें। ठीक है। तो क्या करना है अपने यहाँ पर कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है। ठीक है ना। तो आपको घर पर रहकर कुछ बुनियादी जो बेसिक्स जो योगा होते हैं वो करने हैं, जैसे कि प्राणायाम, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, ताड़ासन या पद्मासन, है ना। इसके बाद क्या करना है, योग करते समय अपनी 1 से 2 तस्वीरें खींचे और उन्हें जो है अपने होमवर्क फाइल में लगाने के लिए प्रिंट कर ले, या जो है आप टीचर को जो है वो व्हाट्सएप कर दे कि आपने ये एक्टिविटी कर ली है। ठीक है। इसके बाद देखो रचनात्मक कार्य, अपने भीतर कवि, लेखक या निबंधकार बनने के गुणों को ध्यान में रखते हुए अपनी मौलिक अभिव्यक्ति करते हुए कोई कहानी, कविता या निबंध लिखना है आपने। ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैंने पोएम जो है वो लिखी है। आगे बढ़ते जाना है, राहें चाहे हो पथरीली, मुश्किल से घबराना क्या, मन में हो विश्वास अगर तो मंजिल से डर जाना क्या, रात घनी हो चाहे जितनी, भोर नया तो आएगा, मेहनत की स्याही से जो लिखे, इतिहास वही रच पाएगा, तोड़ गुलामी की जंजीरें, पंख खोल उड़ जाना है, रुकना नहीं है राहों में, हमको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। इसके अलावा आप कोई कहानी लिख सकते हैं, है ना। तो वो चीजें जो है वो आपने यहाँ पे करनी है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पाठ या मुहावरों, वर्तनी की अशुद्धियों से संबंधित फ्लैश कार्ड तैयार करना है। ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे आप, पुराने गत्ते या चार्ट पेपर से ना आपने जो है वो कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है। काफी सारी कटिंग्स कर लेना, जैसे 8 से 10 स्लाइड बना लेना। अब जो है जैसे कि मुहावरे के लिए अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया अंगूठा दिखाना। ठीक है। थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना ताकि देखने में सुंदर लगे, अंगूठा दिखाना। और जो इसके बैक साइड है ना, उसके पीछे जो है आपने उसका मीनिंग लिख दिया कि साफ साफ मना कर देना। ठीक है। ये इसी के पीछे की जो मतलब की शीट होगी उस पे आपने लिख देना है साफ साफ मना कर देना। तो इस तरीके से आप मुहावरे और उनके मीनिंग के जो है स्लाइड जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो अगर आप जो है वर्तनी की अशुद्धि या अशुद्ध वर्तनी वाले बना रहे हैं, तो आपने फ्रंट स्लाइड पर जो है जैसे कि गलत जो है स्पेलिंग लिख दी, जैसे कि उज्जवल। ठीक है। और इसके पीछे जो है फिर आप करेक्ट लिखोगे, जैसे कि उज्जवल। ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो, कोई एक करना है इसमें। ठीक है ना। और इसके बाद जो है इसी तरीके से जो है वो आप बना सकते हैं। इसके बाद देखो बेटा, व्याकरण पुस्तक में दिए गए अपठित गद्यांश संख्या 1, 2, 3, 4 को अपनी कॉपी पर लिखते हुए दोहराई करें। ठीक है। तो ये आपके बुक में, हिंदी ग्रामर बुक में जो आपको अपठित गद्यांश दिए गए हैं, उनके आंसर्स जो है वो आपने कॉपी में लिखने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।
इसमें ना एक बार आप अपने टीचर से कंफर्म करेंगे कि जो है सॉल्व्ड भी है अपठित गद्यांश, कि वो करने हैं कि जो अनसॉल्व्ड है उसमें से करना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला जो है क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक और व्याकरण से संबंधित उप विषयों पर आधारित स्क्रैप बुक तैयार करें, ठीक है। तो इसमें जो है वो स्क्रैप बुक जो है वो रेडी करना है। तो आपने जो है वो क्या करना है, आप एक स्क्रैप बुक लेंगे, ठीक है। उस पे सबसे पहला जो पेज है उस पे आपने अपना नाम लिखना है, क्लास, रोल नंबर, है ना, और हेडिंग जो है वो क्या लिख रहे हैं, हम लोग जो है वो मुहावरे, चित्र में मुहावरे बना रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग जो है वो डाल दिया हमने, चित्र में मुहावरे, ठीक है। तो ये हमने पहले शीट पर जो है वो लिख दिया। आगे के जो पेज है ना उन पर जो है वो आपने एक मुहावरा लिखना है, उसका जो चित्र है या तो आप खुद बना सकते हो या कोई पुरानी किताब से या इंटरनेट से प्रिंट आउट करके चिपका सकते हो, है ना। और फिर उसका मीनिंग लिखना है और उसको सेंटेंस में यूज करते हुए आपने जो है वो दिखाना है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ना अकल पर पत्थर पड़ना, ठीक है। ये मुहावरा लिया मैंने। अब इसका जो है वो चित्र क्या आप लगा सकते हैं, एक व्यक्ति के सिर या दिमाग के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता हुआ दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे इस तरीके से करोगे, सबसे पहले मुहावरा लिख दिया, यहाँ पर आपने जो है वो पिक्चर लगा दी, ठीक है। फिर उसका जो है वो अर्थ लिख दिया। तो इसका अर्थ जो है वो क्या है, कुछ समझ में ना आना या बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। उसके बाद इसका जो है वो वाक्य बना दिया आपने, ठीक है, कि मुसीबत आने पर अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगली जो है मतलब कि अगले पेज पर जो है आपने दूसरा मुहावरा लिखना है और इसी तरीके से पिक्चर बनाकर या लगाकर उसके अर्थ और वाक्य जो है वो बताने हैं। तो देखो क्या क्या बोला गया है, स्क्रैप बुक से संबंधित उपविषयों का क्या क्या बोला है, मैंने मुहावरे के अकॉर्डिंग बताया है। आप देखो इसमें क्या क्या बोला गया है कि पाठ्यक्रम से संबंधित पाठों के उद्देश्यों पर आधारित स्क्रैप बुक बना सकते हैं। इसमें जो है वो आप क्या करोगे, जो चैप्टर का क्या उद्देश्य है ना, पहले चैप्टर का नाम फिर उसका उद्देश्य लिखोगे, अगले उसमें अगला चैप्टर फिर उसका उद्देश्य। कबीर दोहावली से संबंधित स्क्रैप बुक या कवियों के दोहे पर आधारित स्क्रैप बुक, इसमें आप दोहे लिखोगे, ठीक है। और इसके अलावा जो मतलब कि जिनके भी वो दोहे हैं उनकी फोटो लगा दोगे, है ना, और उसके बाद उसकी मीनिंग जो है वो बता सकते हो। चित्र में मुहावरे वाला मैं आपको समझा चुकी हूँ। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं, कहानीकार, निबंधकार, उनके परिचय और उनकी रचनाओं पर आधारित स्क्रैप बुक बनाना है। इसमें ना आप उनकी फोटोज जो है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर है भाषा के रूप, वर्ण विच्छेद, लिंग, वचन, उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित तत्सम तद्भव शब्द रूप पर आधारित स्क्रैप बुक। इसमें जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे वचन वचन पर आधारित जब आप स्क्रैप बुक बनाएंगे तो अगर एक जगह एक सेब दिखा रहे हैं तो दूसरी जगह जो है वो आपने काफी सारे सेब दिखा दिए, है ना, पिक्चर जो है वो भी लगाते जाना साथ साथ, क्योंकि इससे वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, अनुच्छेद लिखें और याद करें। तो ये सभी अनुच्छेद जो है वो ऑलरेडी हमने सॉल्व किए हुए हैं, वो लिखना है आपने और याद करना है, ठीक है। तो साथ साथ देखिए मेरे, सबसे पहला है नारी शिक्षा का महत्व, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद इसे नोट डाउन करते रहें। दूसरा है जब मैं स्टेज पर बोलने के लिए पहली बार चढ़ा, ठीक है। इसके बाद है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड हो गया। इसके बाद है मोबाइल फोन और विद्यार्थी, नंबर 4, ठीक है। इसके बाद है पुस्तकालय के लाभ, नंबर 5। इसके बाद है बेटा स्वास्थ्य और व्यायाम, नंबर 6। हिंदी भाषा की उपयोगिता, नंबर 7। मैंने गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताई, नंबर 8। मधुर वाणी, नंबर 9। और नंबर 10 है रामलीला देखने का अनुभव, ठीक है। इसके बाद है बेटा पत्र लेखन पर आधारित कार्य, ठीक है। अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखे और एक सुंदर राखी भी बनानी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो आपने जो है वो पत्र लिखना है और यहाँ पर जो है वो एक सुंदर सी राखी जो है वो बना देना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर राखी बना देना।
इसके बाद अगला देखो, अपने पुराने स्कूल के अध्यापक को पत्र लिखिए जिसमें उन्हें अच्छा पढ़ाने के लिए साधुवाद प्रकट किया गया हो तथा भविष्य में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप ये लेटर जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा अगला जो है हमारे पास लेटर या एप्लीकेशन, वो है अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये लेटर है, तो इस तरीके से जो है वो लिखेंगे, अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र। और अगला लेटर है हमारे पास कि आपको आपके पुराने मित्र का 4 साल बाद पत्र मिला और उसके पत्र का जवाब देते हुए पत्र जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, निम्नलिखित दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो क्या लिखा गया है, ध्यात्वे छात्र वर्ग अपने सर्वांगीण विकास हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी यथासंभव गतिविधियों को तैयार करें और पाठ्यक्रम की नियमित रूप से दोहराई सुनिश्चित करें। मतलब जितना भी आप कर सकते हैं, है ना, उतने जो है अपने एफर्ट्स लगाने इस हॉलिडेज होमवर्क को सॉल्व करने के लिए, और जो है अपने जो है वो रिवाइज करते रहना है छुट्टियों में। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास अकल के घोड़े दौड़ाना, यानी बहुत सोचना या विचार करना। ठीक है, फिर उसके वाक्य, अंग अंग मुस्काना यानी बहुत प्रसन्न होना, अंगारे उगलना यानी क्रोध में कटु वचन कहना, आंसू पीकर रह जाना यानी भीतर ही भीतर दुख सहना, ईमान बेचना यानी कि बेईमानी करना, खाक जानना यानी कि बेकार या तुच्छ समझना, खपा देना यानी कि पूरी तरह लगा देना। इसके बाद है कमर झुकाकर कमान होना, यानी अत्यधिक मेहनत या बुढ़ापे में झुक जाना, राह निकालना यानी कि समाधान ढूंढना, आठों पहर खटकना यानी कि सदा बुरा लगना, हमेशा बुरा लगना। ठीक है, मैल घुलना यानी कि पाप या कलंक मिटना, नींद को बहलाना यानी कि सोने की कोशिश करना, टस से मस न होना यानी अपने बात पर अड़े रहना, चैन की सांस लेना, सुख और राहत का अनुभव करना। साथ साथ आपने वाक्य भी लिखने हैं। ठीक है, लोकोक्ति देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर यानी कि अपने पास की वस्तु का महत्व ना समझना। ठीक है, इसके बाद है जान है तो जहान है यानी जीवन सबसे अनमोल है, करे कोई भरे कोई यानी गलती किसी की और सजा किसी और को, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ होना, एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी कि झगड़ा दोनों तरफ से होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे यानी कि अपनी शर्म या हार छुपाने के लिए गुस्सा करना। आठवां है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया यानी कि प्रकृति या भाग्य की विचित्रता, मान ना मान मैं तेरा मेहमान यानी कि जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप हिंदी का हॉलीडेज होमवर्क आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट वर्क मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।